नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक आइसबर्ग के बारे में। वह आइसबर्ग जो पिछले लगभग 37 सालों से एक स्थान पर था, लेकिन अब वह फिर एक बार गति कर रहा है और गति करते हुए बढ़ रहा है उत्तर की ओर। यह आइसबर्ग 1986 में अंटार्कटिका से टूटा था। उसके बाद से अलग अलग संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन यह एक स्थान पर पहुंच के फ्रीज हो गया। अब 37 साल बाद चल रहा है, पता नहीं कहाँ जाके टकराएगा। हर एक बात बताई जाएगी आपको आज की इस वीडियो में। वहीं यह भी बताया जाएगा कि क्या है ये आइसबर्ग, कहाँ पर है वर्तमान में और किस प्रकार से यह गति कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यह है आप लोग की पूरी न्यूज़। जिस आइसबर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं उस आइसबर्ग का नाम है A23A। यह उसको नाम दिया गया था उस समय, तब से यह स्थिति इसके साथ में बनी हुई है और बहुत अधिक चर्चाओं में आ गया है। थोड़ा सा इतिहास समझते हैं इसका कि कब से देखा गया कि यह टूटेगा अंटार्कटिका से और एक अलग रूप लेगा। तो देखिए दो तस्वीरें आप लोग को इस साइड दिख रही होगी। एक तस्वीर है 1973 की और दूसरी है 1986 की। तो क्या हुआ कि 1973 में जिस समय हम लोग के जो साइंटिस्ट थे वह लोग क्या कर रहे थे कि सैटेलाइट इमेजेस को समझ रहे थे, जान रहे थे। और एक टीम हमेशा होती है, सभी देशों की टीम काम कर रही होती है, सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से देख रही होती है कि दुनिया के किस क्षेत्र में किस हिस्से में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। आज के समय में भी यह माना जाता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी दी गई थी वह थ्योरी अभी भी बहुत अधिक मान्य है और दुनिया के अलग अलग प्लेटें जितनी भी हैं वह लगातार गति कर रही हैं। और हम देखते हैं इन सभी स्थितियों को अलग अलग छोटे छोटे सागरों में कि धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र था बीच का वह भी श्रिंक कर रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है लगातार। एक जो थ्योरी है वह थ्योरी एवरेस्ट के लिए भी दी जाती है कि हिमालय के साथ जो प्लेट आके टकराई थी, ठीक है, वह प्लेट अभी भी लगातार यूरेशियन प्लेट को प्रेशराइज कर रही है, जिस वजह से हिमालय पर्वत की हाइट लगातार बढ़ रही है। और हम लोग मानते थे कि एवरेस्ट की जो हाइट है वह 8848 है, लेकिन अभी हाल ही में रिसर्चेज हुई हैं, उसमें बताया गया है कि अब इसकी हाइट 8850 हो गई है, यानी कि 2 मीटर बढ़ गई है। तो ये नई नई रिसर्चेज हमें बहुत सारे अनेक पहलू बताते हैं पूरी दुनिया के बारे में और हमारी भूगोल के कंसेप्ट को और अधिक अच्छा भी करती हैं। तो 1973 में दिखने लगा था कि दरार तो आ रही है, अंटार्कटिका में कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो फोटो कैप्चर हुई, धीरे धीरे इसको एनालाइज किया गया, समझा गया। तो फिर एक स्थिति 1986 में सामने आई जिस समय एक बड़ा हिस्सा जो आइसबर्ग था वह टूट गया यहाँ से और टूट करके इसने धीरे धीरे उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। जिस क्षेत्र से यह आइसबर्ग टूटा था उस क्षेत्र को कहते हैं फिल्चनर आइस शेल्फ। यहाँ से यह टूट के मूव कर रहा था, लेकिन उस समय यह पहली बात तो बहुत अधिक साउथ में था, ठीक है। वहीं दूसरी खास बात यह है कि सूर्य का ताप नहीं पड़ने के कारण इसका रूप बहुत बड़ा था, आकार बहुत बड़ा था, अभी भी कोई छोटा नहीं, ठीक है। लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका साइज है अभी भी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लगातार मूव कर रहा था, लेकिन बीच में एक स्थान पर आके फंस गया और वहां पे रुका रहा 37 सालों तक। तो हर एक बात समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक प्रश्न आप लिख के लिए जो एग्जाम में आ सकता है, यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछ ले कुछ भी आप लोगों से। तो यदि आप लोग जानते हैं आंसर के बारे में तो कुछ नहीं, बस कमेंट में अपने विचार बता देने हैं कि क्या क्या आपको पता है। नहीं पता तो अंत तक देखिए, हर एक बात बताई जाएगी। तो देखिए हर एक बात आपको जो थी, मैंने इसके जुड़ाव के बारे में कहा था वो तो बता दी थी। जब यह यहाँ से निकला तो जाके फंस गया था यह वेडल सागर के अंदर। वेडल सागर में रुका रहा, किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ कि मूव कर रहा था, क्यों रुक गया अचानक से, कुछ नहीं पता। लेकिन सबको यह बात तो पता है कि हमारा जो महासागर है, महासागर के अंदर भी इसका एक अच्छा खासा नितल विस्तार होता है और महासागर के नीचे हम देखते हैं कि सब चीजें होती हैं, गर्त होते हैं, टीले होते हैं, पर्वत होते हैं, सब चीजें महासागरों के नीचे भी पाई जाती हैं। तो उन्हीं संरचनाओं को उत्तरदायी माना जा रहा था इस पूरे आइसबर्ग के रुकने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण आया और उसमें बताया गया कि ये मूव कर रहा है और मूव करते करते संभावना है कि यह दक्षिणी महासागर में जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इन सभी संभावनाओं के साथ पूरी स्थिति को हम समझ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में है यह आइसबर्ग और संभावना है कि जाएगा यह ऊपर की ओर अभी, ठीक है। तो इसका जो साइज है, इसका अनुमानित साइज लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। अब अलग अलग जगह से तुलना हो रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि यह न्यूयॉर्क शहर के आकार का लगभग 3 गुना है, ठीक है। वहीं जैसे कि जो ग्रेटर लंदन आइलैंड है, उस आइलैंड की खास बात है कि उसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसकी तुलना में भी यह 2 गुना से ज्यादा अधिक पड़ा है। इसके अलावा हवाई का जो बिग आइसलैंड है, अगर उसकी बात करें हम, तो उसका जो क्षेत्रफल है वह 10,400 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसकी तुलना में ये लगभग आधे से भी बहुत कम है।
ठीक है। उसके अलावा एक और है साइप्रस आइलैंड, तो उसका जो क्षेत्रफल है वह 9300 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दुनिया के जो प्रमुख अलग अलग है हमारे पास में आइलैंड, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही स्थिति क्या हुई कि यह जो आइसबर्ग है A23 है, ये भी एक आइस आइलैंड बन गया था। ठीक है, स्थिति क्या हुआ कि मूव कर रहा था पर एक जगह पे रुक गया। तो रुकने के बाद फिर माना जा रहा था कि यह अब लगातार यहीं रहेगा और एक आइस आइलैंड बन जाएगा और आने वाले समय में सबको यहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन रिसर्चेस चलने के बावजूद हम स्थिति देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग परिवर्तन को एनालाइज किया जा रहा है। तो उसी प्रकार लगातार इसको भी एनालाइज ही किया जा रहा था। इसका जो वजन है वह माना जाता है कि 1 ट्रिलियन मीट्रिक टन है। ठीक है, और यह जो आइसबर्ग है इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि इसके ऊपर सोवियत संघ का रिसर्च सेंटर भी हुआ करता था, हालांकि आज के समय में नहीं है। ठीक है, तो यह इसकी एक खास विशेषता है और बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि कहीं पे पूछ ले। तो यह जो आइसबर्ग था यह अपने आप में शुरुआत से ही खास रहा। 1986 से जब टूटा, इसका नामकरण किया गया, तो पूरी दुनिया की नजर थी इसके ऊपर कि क्या क्या गतिविधि दिखाएगा ये अलग होने के बाद में, इससे कटने के बाद में, और क्या देखेंगे हम कि दुनिया के लिए यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। भाई बहुत बड़ा है ये अपने आप में, 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइसबर्ग निकला है और कहीं ना कहीं जाके टकराएगा तो बहुत अधिक जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। और इतना ही नहीं, मान लो ये नहीं टकरा रहा, ये एक महत्वपूर्ण जल मार्ग के बीच में अगर आ जाए तो जल मार्ग की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, जिससे बहुत अधिक नुकसान होगा देशों को। ठीक है, तो इसी समय क्या हुआ कि भाई अब लंबे समय से यह टिका हुआ था, तो टिके होने के बावजूद अब इसने मूवमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, कहां से मूवमेंट शुरू किया इसने? वेडल सी से। तो वेडल सी से अब ये मूव कर रहा है तो रिसर्च हुई, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण आया, इन्होंने सारी बातें बताई। अब क्या हुआ कि भाई 37 सालों से तो आप रुके हुए हो, उसके बाद आप चल रहे हो, तो तमाम प्रश्न खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले 37 सालों में ये क्यों नहीं हिला। तो क्या आपका मानना है? अब एक मानना तो यह है कि आप सीधा जाओ और वहां पर रह करके रिसर्च करो, पर यह संभव नहीं। तो क्या हुआ, जो हमारे अलग अलग पर्यावरणविद हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं हमारे फील्ड के, उन्होंने अलग अलग अनुमान व्यक्त किए। तो उन सभी में से जो मुख्य रूप से माना जा रहा है वो माना जा रहा है मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज को। कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ही खास परिवर्तन यह आया है, यह देखने को मिला है। तो क्या हो रहा है कि हम लगातार अंटार्कटिका को तो एनालिसिस कर रहे हैं, अब उसको जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे हमें पता लग रहा है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, तो उस क्षेत्र में भी लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने की वजह से धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, एक कारण तो यही हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि ये जो आइसबर्ग था A23A, यह आइसबर्ग किसी भूमि के साथ में चिपक गया हो, जुड़ गया हो, चाहे महासागरीय कोई टीला आ गया हो, कोई पर्वत आ गया हो, उससे टकरा गया हो, जिसकी वजह से रुक गया हो। अब क्या हुआ कि लगातार बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ऊपर उठा होगा और अब चलना शुरू कर दिया, क्योंकि पृथ्वी लगातार मूवमेंट कर रही है। हो सकता है हमें फील नहीं होता है ना, जनरली यही तो स्थिति रहती है कि हम लोग नहीं फील कर पाते कितना घूर्णन चल रहा है, कितनी परिक्रमा हो गई है। लेकिन यह जितनी भी स्थान है, भूमि है, यह सब कुछ इनको फील होता है, महासागरीय करंट फील होते हैं, हवाएं फील होती हैं, ये सब कुछ फील करते हैं। और इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स वह भी लगातार मूव करती हैं, ऐसा भी हम देख रहे हैं। तो उस स्थिति में माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जल बढ़ा महासागर के अंदर, इसको जगह मिल गई निकलने के लिए, अब यह आइसबर्ग मूवमेंट शुरू कर चुका है। इसके अलावा एक दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि देखिए, बीते 37 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उसकी वजह से यह जो आइसबर्ग था, यह आइसबर्ग धीरे धीरे अपने शेप में श्रिंक हो रहा है, यानी कि इसकी बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने की वजह से क्या हुआ होगा कि नीचे वाले क्षेत्र की बर्फ पिघल गई होगी और अब उसको मार्ग मिल गया होगा कि चलिए निकल करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा यह भी माना जा रहा है कारण। हालांकि ये बात ध्यान रखने की, कोई भी कारण पुख्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब विद रिसोर्सेज विद प्रूफ हम सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही माना जा रहा है। और इसी वजह से कहते हैं कि वर्ष 2020 से ही इसमें हलचल शुरू हो गई थी, और 2020 में जो हलचल हुई, उस सब हलचल के बाद से हम देखते हैं कि अब 2023 में आकर एक अच्छी और तेज मूवमेंट करना इसने शुरू भी कर दिया है। क्लियर है बात? वहीं इसके मूवमेंट के लिए समुद्री धाराओं और हवाओं को उत्तरदायी माना जा रहा है। जैसे कि अभी जिस क्षेत्र में यह है उसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कमपोलर धारा। तो उस धारा के अंदर अभी यह प्रवाहित हो रहा है। इस धारा की खोज की गई थी अर्नेस्ट शॉकलिंटन के द्वारा। तो उसके बाद से अभी ये इस धारा में है, लेकिन अब बता रहे हैं कि जल्द ही यह इस धारा से निकल जाएगा और दक्षिणी महासागर वाले क्षेत्र में
पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? तो यही सभी जो अनुमान है अभी माने जा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों के द्वारा, और कुछ भी माना नहीं जा रहा है। लेकिन एक बड़ी जो चिंता अब यहाँ से उत्पन्न हो गई है वह यह है कि भाई आइसबर्ग है, बहुत बड़ा टुकड़ा है बर्फ का, तो जल्दी नहीं पिघलेगा, लेकिन अगर यह निरंतर गतिमान रहा तो कहीं ना कहीं जाकर के टकराएगा। टकराने की वजह से बहुत अधिक जनजीवन प्रभावित हो सकता है, यह देखा जाएगा। तो अभी जो हमारे विशेषज्ञ मान रहे हैं वो यह मान रहे हैं कि यह जो आइसबर्ग है यह यहाँ कहीं पर है अभी। अब यहाँ कहीं पे होने के बाद या तो ये एलिफेंट आइलैंड से टकराएगा, या फिर माना जा रहा है कि यह यहाँ से निकलता है तो इसको दो टारगेट मिलेंगे, या तो साउथ जॉर्जिया मिलेगा या फिर मिलेगा इसको दक्षिणी अमेरिका। अब इन दोनों में से किसी एक क्षेत्र पर टकराएगा आकर के, और मान लीजिए कि अभी नहीं टकराता और बीच में कहीं फंस जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग का क्षेत्र भी है, यहाँ से निकलना होता है, बहुत अधिक जहाज वगैरह प्रवाहित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बीच में कहीं भी रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक मार्ग प्रभावित भी हो जाएंगे। इसके अलावा विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि सिर्फ मार्ग प्रभावित नहीं होंगे, या फिर यह सिर्फ किसी महाद्वीप से जाकर के नहीं टकराएगा, बल्कि इसके ऊपर जो जीव रहने वाले हैं, बहुत अधिक जीव है ना जो सिर्फ बर्फ के स्थान पर रहते हैं, तो उनका जीवन भी इसके माध्यम से प्रभावित होगा। यह सब भी देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर है आप लोग को? तो लोकेशन, स्थिति, आप लोग को सब चीजें याद रखनी है। आने वाले समय में जो कोई बड़ा परिवर्तन आता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ भी हो सकती है, इस तरफ भी जाके कुछ कर सकता है ये, या फिर इसको भी यह एक टारगेट मान सकता है कि साउथ जॉर्जिया से टकराना है या फिर दक्षिणी अमेरिका से, दोनों ही संभावनाएं अभी इसके साथ हैं। ठीक है, हालांकि यह स्थिति भी है कि अगर बच करके यहाँ से कहीं इधर ऊपर या इधर से कहीं ऊपर निकल जाता तो इसको एक लंबा समय मिल जाएगा किसी स्थान से टकराने में, और हो सकता है कि इस बीच यह मेल्ट भी कर जाए। क्लियर है बात? लेकिन यह भी जरूरी है कि आपको शुरुआत में जो प्रश्न दिखाया था आप लोग उसका आंसर दें, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वह सब महत्वपूर्ण बातें हमने आज की इस वीडियो में कर ली है। उम्मीद करता हूं कि अभी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो जल्दी से अपना आंसर बस कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, लाइक जरूर कीजिए। यदि सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बातें करेंगे। बाकी साथियों तक भी हर एक चीज़ को शेयर जरूर कीजिए। हालांकि आप लोग को चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर भी बताया जाए, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। फिर अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ खास बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।